नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं, दुनिया में कभी भी कहीं भी आप चले जाओ, अगर आप प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करो, एमबीए लेवल पे करो, एग्जीक्यूटिव एमबीए लेवल पे करो, कहीं पे भी बात करो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज इनकम्प्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ टू विजनरीज, टू लेजेंड्स. हु आर दीज लेजेंड्स? वन इज फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, जिनको अब पूरे सेशन में हम क्या बोलेंगे, FW टेलर, या मैं तो टेलर ही बोलूंगी सीधा, या एंड हेनरी फ्योल. ये दो विजनरीज हैं जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में इमेंसली कंट्रीब्यूट किया. इमेंस, देयर कंट्रीब्यूशन हैज बीन इमेंस. We will study about both of them, about their life and the time at which they devised their theories and how relevant they are today. और देखो, कोई भी चीज अगर सदियों पुरानी हो और आज तक रेलिवेंट हो ना, तो उसमें कुछ तो बात होती है. और महाभारत भी एक ऐसी चीज है जो इतनी पुरानी है लेकिन आज भी बहुत रेलिवेंट है, और आज भी हम उसे डिस्कस करते हैं और यूज करते हैं कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जो हम अभी करने वाले हैं. द सेम इज द केस विद फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर, FW टेलर एंड हेनरी फ्योल. FW टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स दिए थे हमें, और हेनरी फ्योल ने एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए थे. पहले हम FW टेलर से शुरू करेंगे क्योंकि ये जो है ये इनके बड़े भाई हैं. रियल में बड़े भाई नहीं है, पर ये पहले आए थे, इन्होंने पहले अपना काम शुरू किया था. सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टेलर एंड देन वी विल मूव ऑन टू फ्योल. Two legends of the principles of management, and let's start. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मीट द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, FW टेलर. देखो, टेलर के बारे में जानने, पढ़ने या समझने से पहले हम एक चीज डिस्कस करते हैं. जब भी मैं अगेन पढ़ाई करती थी और हमें किसी इंसान के बारे में बताया जाता था, कोई राजा, कोई मिनिस्टर, कोई ऐसा आदमी जिसने कुछ किया था, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था. मुझे लगता था कि क्या है ये, क्या रट्टाफिकेशन है, मैं क्यों इसके बारे में पढ़ूं या मैं क्यों इनके बारे में जानूं. तो इससे पहले कि हम इनके प्रिंसिपल्स पढ़ें, हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें इनकी बात सुननी इतनी जरूरी क्यों है, ये लोग इतने जरूरी क्यों हैं. Why are they so celebrated and why is it that people all over the world rely on their management principles? They are not Indians, we are Indians, but Indian system में भी हम principles of management में इनके principles of management पढ़ रहे हैं. इसका मतलब ये है कि शायद इन्होंने कुछ तो बहुत ग्रेट किया होगा. तो इसलिए जो एडवर्ड टेलर है, उनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर. he was born in 1856. 1915 तक ये रहे. He was an American mechanical engineer during the Industrial Revolution. Again, 6th-7th क्लास में आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा होगा. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दौरान ये एक मैकेनिकल इंजीनियर थे. इन्होंने एज अ फैक्ट्री अप्रेंटिस स्टार्ट किया था. फैक्ट्री अप्रेंटिस कौन होता है? जो फैक्ट्री में लोग नहीं होते काम. अप्रेंटिस का मतलब होता है असिस्टेंट. अप्रेंटिस का मतलब होता है असिस्टेंट. तो इन्होंने एज अ फैक्ट्री असिस्टेंट स्टार्ट किया था. And he worked his way up to the executive roles. He observed disorganized factory practices and he wanted to create efficiency and structure. जब इन्होंने as a factory apprentice start किया, इन्होंने देखा कि यार फैक्ट्री में हर चीज कितनी डिसऑर्गेनाइज्ड है. मतलब एक ऐसी जगह जहां हर चीज स्ट्रक्चर के थ्रू होनी चाहिए और एक तरीके से होनी चाहिए, यहाँ पे हर चीज कितना डिसऑर्गेनाइज्ड है. एंड आई वांट टू डू समथिंग अबाउट इट. देखो, नाम वैसे भी अल्टीमेटली जिंदगी में उसी का होता है जो कहीं जाता है, कोई चीज देखता है और इनिशिएटिव लेके उसे ठीक करता है. एंड ही वाज वन ऑफ देम एंड वी विल सी हाउ ही डिड व्हाट ही डिड अभी आगे. So he basically saw these disorganized practices and he said, you know what, I want to create a structure, I want to create efficiency, I want to bring structure into this. This is not the way that we do things and I want to organize everything. मुझे हर चीज ढंग से करनी है. Invented the term scientific management. अब जिंदगी में जब भी कहीं भी आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ोगे, हम लोग बहुत बातें करेंगे अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस टर्म वाज गिवन बाय FW टेलर. ही इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. In his famous 1911 book, known for time and motion studies, breaking tasks into small steps to find the best method. तो बेसिकली एडवर्ड टेलर की एक बुक थी जो उन्होंने पब्लिश करी थी ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट. वहां इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम. दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम एनीबडी एवर यूज्ड दिस पर्टिकुलर टर्म. And he did something that we call time and motion studies. Again, we will discuss that also in great detail. क्या होती हैं time and motion studies? He is the one who came out with that in again 1911, right? और अभी हम उसे 2025 में पढ़ रहे हैं. That's how relevant he is and that's how great the work is that he has done, right? So he came up with the concept of time and motion studies to find out the best method. So we will study in detail time and motion studies क्या होती हैं. Believed in collaboration, trained management plus cooperative workers, best results. So he again इसको भी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी आप ये समझ सकते हो कि एडवर्ड टेलर जो थे वो कोलैबोरेशन में बिलीव करते थे बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. फिर हम बात करते हैं, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है रूल ऑफ थंब. रूल ऑफ थंब को अगेन हम और भी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है?
देखो, रूल ऑफ थंब मतलब होता है अंगूठा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना अंगूठा छाप। अंगूठे का क्या मतलब होता है कि रूल ऑफ थंब मींस ट्रायल एंड एरर। रूल ऑफ थंब सिंपली मींस ट्रायल एंड एरर। मतलब मुझे कुछ काम करना है, मैं कैसे उस काम को करूं, अरे ऐसे कर ले, कैसे भी कर ले, जैसे तुझसे समझ में आ रहा है वैसे कर ले, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूं। अच्छा ये देखो कि तुमसे पहले यहाँ जो थे वो कैसे करते थे, वो जैसे करते थे वैसे कर ले, पर मुझसे यहाँ पहले कोई था ही नहीं, मैं पहली बार ही काम कर रही हूँ, अब मैं कैसे करूं, अरे आसपास देख ले और लोग जैसे कर रहे हैं वैसे कर ले। तो मतलब इसे बेसिकली हिंदी में बोलते हैं तुक्का, तुक्केबाजी, कि कोई काम हमें करना है उसे हम कैसे भी कर रहे हैं, दैट इज रूल ऑफ थंब, कि जैसे समझ में आ रहा है वैसे कर रहे हैं। F.W. Taylor was the first person who said rule of thumb को मुझे हटाना है. I do not believe in rule of thumb. I want to work with scientific management. I don't understand what rule of thumb is. हर जगह rule of thumb हो रही है. अगर हम rule of thumb ही करते रहे तो इस तरीके से हम कभी advance नहीं कर पाएंगे, हम कभी speed नहीं ला पाएंगे अपने काम में. Again, early factories relied on trial and error or rule of thumb management, led to inefficiency, wasted effort and uneven results. Uneven results मतलब भाई हर कोई तुक्का मार रहा है. तीन फैक्ट्री में 3 वर्कर्स हैं, 1 2 3, इसने 10 प्रोडक्ट्स बनाए, इसने 7 प्रोडक्ट बनाए, इसने 5 प्रोडक्ट बनाए, कोई इट्स ऑल वेस्टेड एफर्ट. आप कह सकते हो कि जिसने 10 बनाए उसका तो एफर्ट अच्छा है लेकिन 5 का वेस्टेड एफर्ट हो गया, या इनएफिशिएंसी है, वही 10 7 5. So it is what? It is inefficient, right? There is no efficiency in this. So this is what तुक्का, जब आप तुक्केबाजी करते हो तो सही होता है कि कुछ भी कोई भी काम कर रहा है. Taylor believed management should be a science and not guesswork. Taylor was the first person who said this is management. Management is a science. It cannot be guesswork. I cannot do तुक्केबाजी. I cannot say अरे ऐसे कर लो, अरे ऐसे होता होगा, अरे वो करो. It's not guesswork going on. It has to be a science. You have to study it as a science. जैसे साइंस के 3 लॉज ऑफ मोशन होते हैं, या साइंस जब भी कोई चीज बोलता है तो ऐसा थोड़ी होता है कि लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे काम करते हैं यहाँ पे काम नहीं करते, अभी ग्रेविटी काम कर रही है और अभी ग्रेविटी काम नहीं करेगी. साइंस इज साइंस, इट ऑलवेज वर्क्स, राइट? इट्स नॉट अबाउट तुक्केबाजी कि अभी काम कर रही है अभी नहीं करा, अभी मैंने गेस वर्क कर लिया अभी नहीं किया. सो टेलर वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड भैया ये रूल ऑफ थंब हटाओ, साइंटिफिक मैनेजमेंट लेके आओ. साइंटिफिक मेथड मतलब हम अपने प्रॉब्लम्स को सबसे पहले डिफाइन करेंगे, फिर हम ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करेंगे, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स में हम रिजल्ट्स को मेजर करेंगे और उन्हें फर्दर हम इंप्रूव करेंगे. इसको हम और डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में अभी आगे ही पढ़ने वाले हैं. बट बेसिकली ही सेड कि भैया सबसे पहले आपकी प्रॉब्लम क्या है आप उस पे आओ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो लेके आओ, इन तरीकों में सब तरीकों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर इन सब तरीकों को मेजर करो और इन्हें मेजर करने के बाद जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है उसे आप अपना लो, उसको आप यूटिलाइज कर लो. इसका गोल क्या है कि हमें अपने आउटपुट को इंक्रीज करना है, वेस्ट को रिड्यूस करना है, अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है और हमें कॉस्ट को लोअर करना है. आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब कि जहां पे लोग 10 साथ 5 प्रोडक्ट्स बना रहे थे 20 प्रोडक्ट हम बनाएंगे एक साथ उसी उतने टाइम में. हम वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, क्वालिटी उसमें इंप्रूव हो जाएगी और कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा. helped make mass production during the industrial era more reliable and scalable. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, डिमांड बहुत बढ़ गई थी प्रोडक्ट्स के लिए. प्रोडक्ट्स हैड टू बी वेरी रिलायबल, प्रोडक्ट्स हैड टू बी स्केलेबल. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेबिलिटी? कि एक घंटे में अगर मैं 10 चीजें प्रोड्यूस कर रही हूं तो एक एक घंटे में मैं 50 चीजें कैसे प्रोड्यूस करूं? हाउ डू आई स्केल दिस अप? सो दिस इज व्हाट टेलर हेल्प्ड इन एंड दिस इज व्हाट टेलर इंप्लीमेंटेड. So this is F.W. टेलर. Now in general जब हम F.W. टेलर के बारे में पढ़ते हैं तो F.W. टेलर ने 2 मेजर चीजें दी हमको. उसने दिया प्रिंसिपल्स और उसने दी टेक्निक्स. There are 2 things when it comes to F.W. Taylor. We study 2 things. We study principles and we study techniques. In general, there are 4 principles. Science, not rule of thumb. We will discuss in detail. Harmony, not discord. We will discuss in detail. Corporation, not individualism. We will discuss in detail. And fourth, development of each and every person to his or her greatest efficiency and prosperity. ये 4 प्रिंसिपल्स दिए एडवर्ड टेलर ने और उसने फिर क्या दी? 7 टेक्निक दी. फंक्शनल फोरमैनशिप वाज द फर्स्ट टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क सेकंड टेक्निक, थर्ड टेक्निक मेथड स्टडी, फोर्थ टेक्निक मोशन स्टडी, फिफ्थ टेक्निक टाइम स्टडी, सिक्स्थ टेक्निक फटीग स्टडी एंड seventh technique differential piece wage system. So when we study F.W. Taylor we study 2 things. First we study principles and then we study techniques. They're all very interesting. Let's start with the principles. Let's start with the first principle, science not rule of thumb. कुछ आपको समझ में अच्छा, and this is that he was called the father of scientific management. Who? This is F.W. Taylor. He was the father of scientific management. So I've explained to you F.W. Taylor कौन थे, वो इतने सेलिब्रेटेड क्यों थे, उनको जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों उन्होंने जो काम किया वो इतना ग्रेट है. Now let's start with his principles. The first principle that F.W. Taylor gave was science not rule of thumb. Now again not rule of thumb के बारे में हम बात कर चुके हैं. Rule of thumb मतलब क्या होता है? तुक्का.
गेस वर्क, ट्रायल एंड एरर। टेलर ने बोला भाई सबको हटाओ, ये मैं होने ही नहीं दूंगा। टेलर जो था वो एक फैक्ट्री अप्रेंटिस था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था। टेलर वाज अ फैक्ट्री अप्रेंटिस, ये हम पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला मतलब कि there was a lot of demand for products. That means in the factory the demand was high and the production was also high. Now the demand is high, the production is high. अब सोचो प्रोडक्शन हाई है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, जल्दी जल्दी आपको चीजें बनानी है, 7 लोग मिलकर चीजें बना रहे हैं और सब तुक्केबाजी कर रहे हैं। सब बोल रहे हैं अरे ऐसे बना लो, अरे वैसे बना लो, अरे हमारे से पहले जो मम्मी पापा काम करते थे वो तो ऐसे करते थे, आप ऐसे करो, अरे उन्हें देखो पड़ोसियों को वो ऐसे कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं वैसे करो, हम गलत करें। नोबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, नोबडी नोज कि किस चीज को कैसे करना है। हर कोई बस अपने तरीके से ढूंढने में लगा है कि ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं, बट नोबडी इज क्लियर एट इन रियलिटी, इन जनरल किसी को नहीं पता क्या करना है। तो एडवर्ड टेलर आया, उसने बोला भाई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, डिमांड में इंक्रीज है, प्रोडक्शन में इंक्रीज है, फैक्ट्रीज में, ठीक है। अर्ली फैक्ट्रीज मैनेजर्स रिलाइड ऑन द हैबिट ऑफ रूल ऑफ थंब। वही मैनेजर्स क्या बोलते थे, जो जो फैक्ट्री में मैनेजर्स होते थे। टेलर तो सोचो फैक्ट्री अप्रेंटिस था, मैनेजर्स क्या करते थे, वो रूल ऑफ थंब पे रिलाई करते थे, वो बोलते थे कैसे भी कर लो, जैसे काम करना है वैसे कर लो। टेलर सेट, टेलर आया, तो इसे इमेजिन करो, एक प्रॉपर सिनेरियो बनाओ कि सब लोग तुक्केबाजी कर रहे हैं, कोई भी कुछ भी कर रहा है, लगा हुआ है, सब लोग बोल रहे हैं हमें आता है हमें आता है, हम क्या कर रहे हैं, बट इन द एंड किसी को कुछ नहीं आता। इन रियलिटी everybody is just guessing. And then Taylor steps in and he says, you are all using rule of thumb, this is not how we do things here, it is not how we will be able to increase the demand and increase the production and meet the demand for industrial revolution. We need to solve it in a scientific way. Science not rule of thumb. Science आएगी, rule of thumb नहीं रहेगा। टेलर ने बोला कि हमें जो भी जॉब करनी है, जितनी भी जॉब हमें करनी है, उसने बोला कि एवरी जॉब हैज अ बेस्ट वे। किसी भी काम को करने का ना एक बेस्ट तरीका होता है, एंड दिस अप्लाइज टू यू आल्सो। इफ यू आर स्टडीइंग, उसको करने का एक बेस्ट तरीका है। अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल में हर शॉट मारने का एक बेस्ट तरीका है, बास्केटबॉल में हर चीज को करने का एक बेस्ट तरीका है, स्विमिंग करने का एक बेस्ट तरीका है, हर चीज को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। टेलर ने बोला कि हमें वो तरीका ढूंढना है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हम मैकडॉनल्ड्स में, वी विल टेक एन एग्जांपल, उसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं, पहले हम प्रोसेसेस को डिफाइन करें और फिर हम हर प्रोसेस को करने का एक बेस्ट तरीका निकालें। वो बेस्ट तरीका हम कैसे निकालेंगे? थ्रू ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस एंड टाइम एंड मोशन स्टडीज। वी विल ऑब्जर्व, we will stand and we will understand how a particular thing is made. First we will observe. Now when we have observed, we will analyze. हमने पहले ऑब्जर्व किया, अच्छा ये चीज ऐसे होती है, फिर हमने इसे एनालाइज किया, ये चीज ऐसे क्यों होती है, क्या इस चीज को मैं फर्दर और टेक्निक्स में बांट सकता हूँ, क्या मैं इसे फर्दर और प्रोसेसेस में बांट सकता हूँ, और उसके बाद मैं उस पर टाइम और मोशन स्टडीज अप्लाई करूंगा कि इस चीज को करने में कितना टाइम लगा, या इस चीज को करने में मोशन स्टडीज अगेन हम आगे वी विल डिस्कस। एंड देन वी विल सिंपली रिप्लेस द गेस वर्क विद standardized methods. Again, standardization is a technique which we will study. Standardization. अगर किसी ने ये चैप्टर हल्का से पढ़ा हुआ है, okay, one more PSA before I move on. Please make sure that you sit with some material. I know we're too far into the lecture for me to say this. I should have announced this in the as we started the lecture. But please sit with material. I don't expect you to sit with a copy or a register and scribble notes or questions. Obviously, if you have queries, you can scribble them so that we can discuss it towards like after the session. But sit with your material. I have prepared this particular PPT using the NCERT model. अगर आप NCERT book use नहीं कर रहे, आप जो भी book use कर रहे हो, देखो टेलर और हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल्स बदलने नहीं वाले, वो सेम रहेंगे। आप किसी भी बुक से पढ़ लो, किसी भी ऑथर से पढ़ लो, बट वट एवर बुक यू हैव, वट एवर ऑथर यू हैव, अगर अभी तक आपने बुक नहीं ली, प्लीज पॉज द वीडियो, गो गेट योर बुक, ओपन इट, सिट विद द मटेरियल एंड ट्रेस। अपने हाथ से या पेन से टिक करते जाओ कि ठीक है हम ये डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे अभी हमें, यू शुड नो वेयर वी आर इन द चैप्टर। ओके, नाउ बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। तो टेलर ने बोला कि भैया देखो तुक्केबाजी बंद करो, हर एक जॉब का एक बेस्ट वे होता है, उसे ऑब्जर्व करो, उसे एनालाइज करो, टाइम एंड मोशन स्टडीज दिखाओ और जो बेस्ट पॉसिबल तरीका है वो अप्लाई कर दो, और उसको आप एक स्टैंडर्ड बना लो। स्टैंडर्ड कि ये ऐसे होगा, अब ये काम ऐसे ही होगा, ये मैंने स्टैंडर्ड बना लिया, आई हैव मेड अ स्टैंडर्ड। क्यों हम फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सेकंड क्लास में जाते हैं, करते 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 12th क्लास तक हम पढ़ते हैं, ये एक स्टैंडर्ड बनाया गया है। हो सकता है पहले 14 तक क्लासेस होती थी, हो सकता है पहले सिर्फ 10th तक क्लासेस होती थी, पर बहुत टाइम तक इसे देखा गया, परखा गया, समझा गया और 12th तक क्लासेस बनी। एवरीथिंग हैज अ वे, इट हैज अ बेस्ट पॉसिबल वे। वंस यू फाइंड इट बाय यूजिंग वेरियस ऑल्टरनेटिव मेथड्स, यू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल वे, टेक इट एंड मेक इट अ स्टैंडर्ड। तो जब हम स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, यू नो स्टैंडर्डाइजेशन कहां से आया, व्हाट इज द origin of standardization. The origin is science not rule of thumb, which was a principle given by Taylor कि science rule of thumb नहीं है, और क्योंकि टेलर ने ये प्रिंसिपल दिया तो स्टैंडर्डाइजेशन was born.
वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम आते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी पे महाभारत की। अब हम इसे महाभारत से कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो बहुत मजा आएगा। दोस्तों ये जो है ये है भीष्म पितामह। जिन लोगों को भीष्म पितामह के बारे में नहीं पता, भीष्म पितामह इज अ कैरेक्टर फ्रॉम द महाभारत एंड ही हैड अ वेरी ब्यूटीफुल बोन। उन्हें एक वरदान मिला था कि भीष्म पितामह जो है ना वो उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, विच मीन्स व्हाट, कि उन्हें ना कोई मार नहीं सकता। इच्छा मृत्यु मतलब मेरी जब इच्छा होगी तभी मेरी मृत्यु होगी, अगर मेरी भी इच्छा नहीं है तो मैं मरूंगा नहीं, मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं तभी मरूंगा जब मैं कहूंगा कि मैं मरूंगा, मैं अमर हूं, वैसे मैं अमर हूं। नाउ भीष्मा वाज बेसिकली ऑन द कौरव्स का साइड एंड जो हमारे पांडव थे, जो देयर इज अ वॉर विच इज गोइंग ऑन अगेन, ये मैं उन लोगों के लिए एक्सप्लेन कर रही हूँ जिन्हें महाभारत के बारे में बिल्कुल नहीं पता। तो एक वॉर चल रही है, यहाँ पे पांडव है, यहाँ पे कौरव है। भीष्म पितामह जो है वो कौरव्स की साइड पे हैं और पांडव की साइड पे हैं हमारे अर्जुन और कृष्ण भगवान। नाउ कृष्ण जी और अर्जुन ने सोचा कि भाई भीष्म पितामह को तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, हम तो भीष्म पितामह को हरा ही नहीं सकते, अब हम क्या करें। तो नाउ Krishna and this is Krishna ji and this is Arjun. Now they are discussing. They are saying कि भाई how do we beat Bhishma Pitama? He literally cannot be beaten. He will only die when he wants to die. So how can we kill someone like him, or how can we eliminate someone like him from the war? Now Krishna in this moment, oh sorry, this is not Arjun, I'm so sorry, this is a new character that is introduced in the story just for us to discuss how we will eliminate Bhishma Pitama. This character's name is Shikhandi. ये character का नाम है शिखंडी। Now who was Shikhandi? Shikhandi, as the text say, was someone who was born as a female but later was changed into a man. मतलब वो पैदा हुई थी as a lady पर फिर वो एक मर्द बन गई, वो एक आदमी बन गई। उस जमाने में एंड स्पेशली भीष्म पितामह ने एक वाव ले रखी थी। वाव मतलब क्या होता है, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा उन्होंने भीष्म पितामह ने क्या ली थी कि मैं ये वादा करता हूं कि मैं ये नहीं करूंगा, और उनका वादा था, उनकी प्रतिज्ञा थी, उनकी वाव थी दैट ही विल नॉट रेज अ वेपन ऑन अ फीमेल, कि मैं एक औरत पे वेपन रेज नहीं करूंगा, मैं एक लेडी पे कभी भी अपना बाण या जिसे कहते हैं ना ये एरो जो है मैं नहीं चलाऊंगा, मैं वेपन नहीं चलाऊंगा, मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। आई विल नॉट फिजिकली attack myself or through any weapon on a lady. ये उनकी प्रतिज्ञा थी। So Krishna went to Shikhandi, right? Now even though Shikhandi was a man, all of these people believed because Shikhandi was born as a female, everybody believed that Shikhandi is a female and we will not include Shikhandi in the war and we will not let her fight because even though he is a man now, but वैसे तो वो पैदा as a female हुई थी, तो हम उन पे शस्त्र नहीं उठाएंगे। कृष्ण को ये बात पता थी कि भीष्म पितामह कभी भी शिखंडी पे शस्त्र नहीं उठाएंगे, तो वो शिखंडी के पास गए और उन्होंने शिखंडी को बोला कि तुम अर्जुन के सामने खड़ी हो जाओ। अर्जुन जो था वो इनिशियली हेजिटेंट था, उसने बोला कि क्यों हम एक औरत को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, बट कृष्ण सेड नो, इसमें कुछ गलत नहीं है। उन्होंने शिखंडी से बात करी और उन्होंने कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने बोला कि शिखंडी देखो, तुम जो है ना, तुम अर्जुन के सामने जाके खड़ी हो जाओ। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ये कृष्ण जी जो है वो अर्जुन का रथ चला रहे हैं। ही वाज अ चैरिटर, अर्जुन वाज सिटिंग हियर एंड ही सेड शिखंडी तुम प्लीज बीच में, अर्जुन के बीच में, अर्जुन के आगे आके खड़ी हो जाओ। जैसे ही शिखंडी अर्जुन के आगे आई, जो भीष्म पितामह है जो अर्जुन पे अटैक करने ही वाले थे, उन्होंने अपना बो एंड एरो नीचे कर लिया। उन्होंने अपना जो बाण है उसको नीचे कर लिया, ऑब्वियसली बिकॉज उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी, उन्होंने वाव ली थी कि मैं कभी भी किसी औरत पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने अपने शस्त्र नीचे कर लिए। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपने शस्त्र नीचे करे, अर्जुन ने पीछे से तीर चला दिया, और जैसे ही अर्जुन ने तीर चला दिया, भीष्म पितामह जो है ही वॉज इंजर्ड, और फिर एरोस के बेड में वो कुछ इस तरीके से लेट गए। ऑब्वियसली ही डिड नॉट डाई बिकॉज उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, बट ही वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम द वॉर। अब वो वॉर में कुछ नहीं कर सकते, वो किसी को तंग नहीं कर सकते थे। तो अब आप बोलोगे मैम आपने ये कहानी क्यों सुनाई हमें, और साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में आपने ये कहानी हमें क्यों सुनाई? मैंने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों रिजिडिटी की। वी आर टॉकिंग अबाउट रिजिडिटी। भीष्म पितामह एज अ कैरेक्टर वाज वेरी रिजिड। ही सेड, मैंने वो वाला डायलॉग है ना मूवी का कि एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो उसके बाद मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, मैं किसी की भी नहीं सुनता। तो भीष्म पितामह मैंने कमिटमेंट कर दी कि मैं औरत पे वेपन नहीं उठाऊंगा, तो उन्होंने बोला मैं औरत पे वेपन उठाऊंगा ही नहीं, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, जो करना है कर लो, आई विल नॉट लिसन टू एनीबडी। So he was rigid, right? So this is rule of thumb. Because in the Industrial Revolution, rule of thumb meant sticking with practices which were age old. अगर सदियों से कोई चीज चलती भी आ रही है, सदियों से कोई प्रैक्टिस चलती भी आ रही है, हमारे माँ बाप, हमारे पहले दादा दादी ने वो सीखा, फिर उन्होंने हमारे माँ बाप को सिखाया, फिर हमारे माँ बाप ने सिखाया कि इस काम को ऐसे करते हैं, हम उसे ही कर रहे हैं, हम रिजिड तरीके से उस काम को कर रहे हैं। बट कृष्णा हियर represents science, he represents flow, he says no, we cannot be rigid. अगर कृष्णा भी इस तरीके से रिजिड होते तो वो कभी भीष्म पितामह को एलिमिनेट नहीं कर पाते, पर भीष्म पितामह एलिमिनेट ही इसलिए हुए बिकॉज ही वाज रिजिड एंड कृष्णा वाज नॉट, व्हिच इज व्हाई ही वाज ट्रिक्ड इनटू being injured and eliminated from the war.
is what we are discussing कि महाभारत connection, Krishna versus Bhishma strategy. During the Kurukshetra war, Bhishma, an invincible warrior bound by vows, was leading the Kaurava army and proving unstoppable. He was proving to be unstoppable. उन्हें कोई हरा ही नहीं पा रहा था. They were all very worried. Krishna, knowing Bhishma's deep-rooted principles, devised a plan. He placed Shikhandi, a warrior born female and later transformed into a man, at the front of Arjuna's chariot, bound by his vow never to fight with a woman or anyone who had been one. यार so भीष्मा की vow क्या थी, उनकी क्या rigid प्रतिज्ञा थी कि मैं किसी औरत से fight नहीं करूंगा और कभी कोई अगर ऐसा आदमी है जो कभी पहले औरत था उससे भी मैं कभी fight नहीं करूंगा. So since he was bound by his vow, Bhishma laid down his weapons. Arjun from behind Shikhandi rained arrows upon the defenseless Bhishma, bringing him down. Thus, strategy and understanding of human behavior triumphed, मतलब this won over the sheer strength and rigid tradition. So, यहाँ पे what does Krishna represent? Krishna represents strategy. Krishna represents understanding of human behavior. Krishna understood Bhishma's behavior. Krishna understood who Bhishma was and what he stood for. And because he applied strategy here, they were able to triumph over Bhishma, who had sheer strength, who was rigid, who was basically just very rigid with his tradition. He was proven to be unstoppable, and then he was eliminated. तो इस कहानी को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि भाई ये साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है. भीष्मा represent करते हैं रूल ऑफ थंब को. रूल ऑफ थंब, अंगूठा, मैंने बोल दिया, ऐसे ही होता आ रहा है जमाने से, तो ऐसा ही चलता रहेगा. एंड कृष्णा हियर रिप्रेजेंट्स साइंस. तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब. हारा कौन एट द एंड ऑफ द डे? भीष्मा हार गए, रूल ऑफ थंब हार गया, साइंस जीत गया. Now we will study a real life case studies. अगर हम मैकडॉनल्ड्स को देखें, आप सब लोगों को पता है मैकडॉनल्ड्स के बारे में. If you study McDonald's revolutionized fast food using time and motion studies. They trained staff to perform tasks in the exact repeatable ways. The result was what? Speed, consistency and global quality. ये उनका रिजल्ट आया. मैकडॉनल्ड्स का ये रिजल्ट था कि भैया स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया. मैंने आपको क्या बताया था कि साइंस नॉट रूल ऑफ थंब से आया हमारा स्टैंडर्डाइजेशन. और जब हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ते हैं, द बेस्ट एग्जांपल इज मैकडॉनल्ड्स. कैसे ये बेस्ट एग्जांपल है? देखो, आपने कभी देखा होगा कि जब भी आपके घर पे आपकी मम्मी को एक सब्जी बनाती है और वो फिर से उस सब्जी को बनाती है, द टेस्ट ऑफ द सब्जी इज नेवर द सेम. यू नो हाउ इट इज मेड एट योर प्लेस. हर जगह हर सब्जी को बनाने का एक अलग अलग तरीका होता है. हर घर का अपना अलग तरीका होता है. हर मम्मी का अपना अलग तरीका होता है. लेकिन इट्स नेवर द सेम. इट्स नेवर लाइक जैसे मंडे को मेरे घर पे कोई सब्जी बनी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी, फिर से थर्सडे को बनी. जरूरी नहीं है कि थर्सडे को मुझे उतनी अच्छी लगेगी जितनी वो मुझे मंडे को लगी, बिकॉज इट्स नेवर द सेम. बट व्हेन यू गो टू मैकडॉनल्ड्स एंड व्हेन यू ईट एनीथिंग देयर, यू बी इट अ बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, व्हाटएवर, हमेशा उनके खाने का टेस्ट ना सेम होता है. इट इज द सेम. मतलब वेरी सेल्डम आपको ऐसा लगेगा कि नहीं टेस्ट बड़ा गलत था, वरना हर बार जब भी आप खाओगे, जब भी आपके दिमाग में आएगा कि चलो मैकडॉनल्ड्स खाते हैं, आपके दिमाग में जो टेस्ट आएगा वही टेस्ट होगा रियलिटी में. दिस इज बिकॉज इन लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन करा है. मैकडॉनल्ड्स में दे हैव ब्रोकन प्रोसेस इनटू प्रोसेस बाय प्रोसेस को उन्होंने ब्रेक डाउन किया है कि अगर हमें फ्रेंच फ्राइज में फ्राइज को तलना है तो जो तेल है उसका क्या टेम्परेचर होगा, हमें फ्राइज को कैसे काटना है, कैसे स्लाइस करना है, कैसे स्टोर करना है, बर्गर के बंस कहाँ रहेंगे, टिक्की कैसे बनेगी, सब्जी कौन कौन सी लगेगी, सॉसेस कौन से लगेंगे, सॉसेस में क्या बनेगा, कैसे, मतलब टू द पॉइंट. आप लोग सोच भी नहीं सकते द काइंड ऑफ precision with which they have standardized everything. Everything is written down. This is called SOP, standard operating procedures. जब भी आप आगे जाएंगे, बड़े होकर कंपनीज में काम करेंगे, हर कंपनी का अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है. वो जो मीम है ना कि हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, ये कौन डिसाइड करता है? जब लोग डिसाइड करते हैं कि हमारे यहाँ कैसे होता है, वो उसे ऑपरेट कर लेते हैं, वो उसे नोट कर लेते हैं, वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन जाता है. इट बिकम्स अ स्टैंडर्ड. यू नो देयर इज अ स्टैंडर्ड. इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से चीजें होंगी एट ऑल टाइम्स. स्टैंडर्डाइजेशन वाज बोर्न फ्रॉम साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, क्योंकि हमने हर प्रोसेस को ऑब्जर्व किया है, उसे एनालाइज किया है, उसे डिफरेंशिएट किया है, उसे पढ़ा है, समझा है, देखा है और उसका एक स्टैंडर्ड सेट किया है और वैसे ही हम काम करते हैं. Then so hence standardization was born. So यहाँ पे हमने रियल लाइफ केस स्टडी किसके लिए? मैकडॉनल्ड्स के लिए. मैकडॉनल्ड्स की हमने किस में ली? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में. मैकडॉनल्ड्स जिस तरीके से काम करता है, अगर वो रूल ऑफ थंब की जैसे काम करने लग जाए ना, तो आधी बार तो आपको प्रोडक्ट्स ही नहीं मिलेंगे जो आप चाहते हो कि आपको मिले. आधी बार क्या होगा कि मैक आलू टिक्की जैसे आप खाते हो, उसका टेस्ट कभी कुछ होगा, कभी कुछ और होगा. It will never be the same. But it is same because there is standardization, because they use science and they refuse to use rule of thumb. So with this, science or rule of thumb is over, and we will now proceed to our second principle.